हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस के। आप लोग याद रखिएगा, टॉप 30 प्रश्न हैं जो कि 30 से ज़्यादा प्रश्न हैं और अगर एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे तो आज की वीडियो में आपको लगभग 200 प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, पूरा वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिएगा और आज की वीडियो आपके सिलेबस पर आधारित है और बहुत महत्वपूर्ण आज की वीडियो को होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न की बात करेंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आपका जरूर से जरूर बनता है। आपका उत्तराखंड में है कि आपका असम में है कि उत्तर प्रदेश में है कि आपका बिहार में है। मैं आपको बता दूं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। आपको बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे, यहीं से आपका एक है जिसका नाम है दोस्तों राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका उत्तराखंड में हो गया। फिर इसके बाद आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान क्या है प्यारे, तो याद रखिएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे पहला राजा जी, सेकंड नंबर पर याद रखेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा आपको बता ही दिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वहीं पे है दोस्तों। 4 नंबर की बात करेंगे, आप लोग याद रखेंगे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वहीं पे है दोस्तों। आगे याद रखेंगे 5 नंबर पर ध्यान रखेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। याद रखेंगे 5 जो आपके मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखेंगे। अगर आप लोग इसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसको ट्रिक से याद रखिएगा, राजा जी गोविंद या गोविंद राजा जी, जैसे आप लोग याद रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं कि राजा जी गोविंद ने जिम करके फूल नंदा देवी को दिए, तो राजा जी ने जिम करके फूल नंदा देवी को दिए, ऐसे आप लोग याद रखिएगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। राजा जी गोविंद का मतलब याद रखेंगे, गोविंद जो होता है भगवान का परिवारचित शब्द होता है और भगवान से बड़ा इस दुनिया का कोई राजा ही नहीं है। आप लोग ऐसे याद रखेंगे, तो राजा जी गोविंद ने जिम करके फूल नंदा देवी को दिए, तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे। राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान वो भी उत्तराखंड, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड। चलिए आगे आपको ले चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम, असम में एक है जो कि आपका नाम क्या है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे। काजीरंगा की बात अगर आप लोग करेंगे तो यह आपका असम में है। कहाँ पे दोस्तों, असम में है, इस बात को याद रखेंगे। और काजीरंगा जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे काजीरंगा आपका एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपका बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी में है उत्तर प्रदेश के, इसको आप ध्यान रखेंगे। और याद रखेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखेंगे। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो दुधवा नेशनल पार्क आपका ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे लखीमपुर खीरी जिला में पड़ता है। और याद रखेंगे यहीं का एक अभ्यारण्य है, जीव अभ्यारण्य, जिसका नाम है चंद्रप्रभा जीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा जीव अभ्यारण्य बहुत बार पूछता है, ये कहाँ पे है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। याद रखेंगे बिहार में एक ही आपका मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, अगर इसको आप देखना चाह रहे हैं तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं। याद रखेंगे बिहार का एक ही आपका मुख्य इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे कोई पूछे कि गुजरात की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है और गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है प्यारे, तो गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और राजस्थान का एक बहुत इंपॉर्टेंट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान का है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो राजस्थान में। ये पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जलने में सहायक कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है और कौन सी गैस जो होती है वो जलने को रोकती है। याद रखेंगे, जो जलने को रोकती है ना उसी को याद रखेंगे। जलने से रोकने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं और अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। और आपको बता दूँ CO2 जो होती है यह जलने से रोकती है और O2 जो होती है वो जलने में मदद करती है। तो याद रखेंगे जलने में सहायक गैस कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन गैस क्या है दोस्तों, जलने में सहायक होती है। अगर वायुमंडल में बहुत बार पूछता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है, तो याद रखेंगे 21% है, या इसको करेक्ट मान में 20.95% हम लोग याद रखते हैं प्यारे। आगे देखेंगे ऑक्सीजन के बाद अगर आप बात करिएगा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितना है, इसको लोग बोलते हैं 78%, या इसको बहुत जगह मिलता है 78.08 या 09% होती है एक्चुअली मान, जो याद रखेंगे आप लोग।
इसके बाद आपका CO2 गैस आता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम देते हैं, और याद रखेंगे इसका जो मान होता है 0.03 या 0.34% भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। आगे देखिएगा, अगर बात करेंगे आर्गन गैस की, तो आर्गन जो होता है 0.93% आपका क्या होता है प्यारे, आर्गन होता है। यह आपके वायुमंडल की गैसें हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण में एक मंडल है वायुमंडल, आपको पता भी है ना, याद रखेंगे। जो आपका वायुमंडल है, याद रखेंगे, ये आपका वायुमंडल हो गया, याद रखिएगा। और ये आपका नीचे देखिएगा तो दोस्तों ये आपका स्थल मंडल हो गया, ठीक। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, याद रखेंगे, ये आपका जल मंडल हो गया। तो ऊपर तो वायुमंडल होता है, ऐसे इसके स्कोप को घुमा दें तो थोड़ा एक अच्छा लगेगा, लेकिन याद रखेंगे जहाँ पे तीनों मिलते हैं ना, यहीं पे क्या होता है प्यारे, यहीं पे होता है आपका जैव मंडल। जैव मंडल में ही जीवन पाया जाता है, और यहाँ पे आपकी वायु भी उपस्थित रहेगी, यहाँ पे आपको जल भी मिलेगा प्यारे, और यहाँ पे आपका स्थल भी होगा। इतने बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे आपको बता दें, यहाँ पे देखिएगा ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, एमआईसी इसको जानते हैं। और भोपाल गैस त्रासदी, यूपी टेट में बहुत बार पूछा है। भोपाल गैस त्रासदी जो आपका मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहीं पे एक गैस त्रासदी हुई थी, गैस का रिसाव हुआ था, लीकेज हुआ था एक फैक्ट्री में, और वहाँ पे काम करने वाले अपार मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। और ये थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि जहरीली गैस के नाम से जानते हैं, और अपार जनधन की हानि हुई थी। पूछता है कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको। और कब हुआ था, तो 2 दिसंबर की रात या 3 दिसंबर 1984 इसको हम लोग बोलते हैं। कहीं कहीं पे 2 दिसंबर भी लिख देता है, कहीं कहीं पे 3, मतलब 2 की रात को, तो 2 की रात को कहीं 3 दिसंबर भी लिखेगा, कहीं 2 दिसंबर लिखेगा। 2-3 को साथ में देगा नहीं, अगर देगा तभी भी आप 3 के साथ जाइएगा। राइट बात। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आपके लिए जो महत्वपूर्ण होगा उसी को देखेंगे। आपको मैं एक गैस में एक और चीज़ बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर गैस की ही बात आ गई तो यहाँ पे देखिएगा ना, आपसे बहुत बार पूछता है कि गोताखोर किसका मिश्रण जो होता है वह जल में लेकर जाते हैं। गोताखोर जो होते हैं वह समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं, और वह अपने साथ N2 अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर जाते हैं। कई बार ये प्रश्न बना है गैस से, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपको मैं एक बात और बता दूं प्यारे, यहाँ पे देखिएगा बहुत बार बनता है CO, इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये जो होती है ना, आपको याद रखेंगे, जितने भी ईंधन के इंजन होते हैं अर्थात जो वाहन होते हैं, इनके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है, उस धुआं के माध्यम से CO निष्कासित होता है। और यह जो होती है विषैली गैस बोली जाती है, और यह जो होती है आँख में जलन पैदा करती है, और आँख से पानी आता है, मोतियाबिंद जैसी बीमारी होती है आपको, और यह हमारे वायुमंडल को काफ़ी प्रभावित करती है। इस बात को याद रखिएगा, CO जो होता है यह वाहनों के साइलेंसर से निकलता है। इस तरह आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा प्यारे। आपको मैं एक बात और बता दूं, गैस की ही बात आ गई तो यहाँ पे देखिएगा एक गैस है जिसका नाम है LPG गैस। क्या है प्यारे, LPG गैस, जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में खाना बनाने में करते हैं। LPG गैस, इसको फुल फार्म पूछता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका जो होता है फुल फार्म होता है, या इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। अगर बात करेंगे किससे बनकर मिलकर बना है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से बनता है। किससे दोस्तों, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनता है। और यह गैसीय ईंधन होता है जो वायुमंडल के या आपका पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी शुद्ध ईंधन माना जाता है, और यह प्रदूषण ना के बराबर फैलाता है। ऐसा आप लोग याद रखिएगा। एक बात और आपके लिए आ जाता है, गैस के ही बारे में आपको बता दें, बहुत ज़्यादा ये भी पूछा है CNG। याद रखेंगे CNG जो देखते हैं वाहनी ईंधन के नाम से इसको जानते हैं। इसका प्रयोग हम लोग वाहनों में करते हैं। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, या हिंदी नाम की बात करेंगे तो इसका जो होता है ना, संघनित, याद रखेंगे संघनित प्राकृतिक गैस के नाम से, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से इसको जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका प्रयोग वाहनों में हम लोग करते हैं। इस तरीकों को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक गैस का नाम बहुत ज़्यादा आपसे पूछता है जो हंसने में सहायक होती है, आपकी गैस होती है जिसका नाम होता है N2O। N2O जो होती है दोस्तों, इसको हास्य गैस के नाम से जानते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एक बात और बता देता हूं दोस्तों, एक गैस होती है जो बहुत ज़्यादा पूछता है, मेथेन गैस। मेथेन गैस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे, इसको CH4 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, CH4 के नाम से जानते हैं। और यह जो होती है ना, वह दलदल वाली स्थानों पर पाई जाती है। कहाँ पर, दलदल, जहाँ पर सड़े गड़े, मतलब जहाँ पर सब्जी के छिलके हों या पेड़ पौधे की पत्तियाँ हों,
सड़ती गलती है ना, वहाँ पे पाई जाती है मेथेन गैस। क्या पाई जाती है प्यारे? मेथेन गैस। आपका एक बात बहुत पूछता है, धान की खेत से कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो धान की खेत से आपका मेथेन गैस निकलती है। और जो आपके गाँव घरों में जो पशु होते हैं ना, वो जुगाली करते हैं, इसको हम लोग पगुरी करना बोलते हैं। और पशु जब जुगाली करते हैं तो जो वो क्या खाते हैं दोस्तों? घास फूस खाते हैं। और घास भूस को जब अपने शरीर के अंदर वो पचाते हैं तो पाचन करना ही तो जुगाली करना कहलाता है। और जब जुगाली प्रक्रिया के फलस्वरूप उनके मुख से एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है दोस्तों मेथेन गैस। क्या होती है प्यारे? मेथेन गैस होती है। ये भी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। मतलब ये हुआ ना प्यारे कि शाकाहारी को आप कैसे पहचानेगा, मांसाहारी को और सर्वाहारी को पहचानने का अंतर क्या होता है? उनके दांतों की संख्या से ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। दांतों की संख्या से आप नहीं पहचान सकते, उनके शरीर का आकार से आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते। आपको पता है शेर आपका मांसाहारी है, वहीं पे आपका हिरन भी वैसे ही आकार का होता है, वो शाकाहारी है, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। उनके आहार में अंतर से आप पहचान सकते हैं कि उनकी गति से, आपको गति में भी नहीं अंतर कर पाइएगा। खरगोश तो तेज ही दौड़ता है, आपको पता है, शेर भी तेज ही दौड़ता है, तो ऐसे आप लोग गति से नहीं डिफरेंस कर पाइएगा। गति तो इसके अंतर करने का तरीका होगा नहीं, उनके शरीर का आकार भी होगा नहीं प्यारे, उनके हाथ दांतों की संख्या तो होगा नहीं। अब शरीर के आकार आप बोलिएगा, कैसे बोल सकते हैं? देखिएगा, हाथी होती है, शाकाहारी होती है, पेड़ पौधे की पत्तियां खाती है, और वो बहुत बड़ा स्थल का सबसे बड़ा जीव का जो उसका शरीर पाया जाता है, स्थल पर सबसे बड़ा जीवधारी है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ये तो नहीं होगा। होता क्या है, उनके आहार के आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको बांटते हैं। जो उनके खाने का भोजन होता है ना, इनको हम लोग बोल देते हैं कि शाकाहारी का है, मांसाहारी का है, सर्वाहारी का है। आप लोगों को बताता हूँ, देखिएगा ना, शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी जीव जंतु वे जीव जंतु कहलाते हैं जो पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। मांसाहारी के बारे में बात करें दोस्तों तो नाम ही से क्लियर है, आहारी का मतलब होता है भोजन। आप लोग देखिएगा, आहार का मतलब क्या होता है? आहार का मतलब होता है भोजन। तो याद रखेंगे, जो अपना भोजन साग, साग का मतलब साग से है, जो कि आप लोग जानते हैं, साग का आप लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। तो याद रखेगा, जो साग का हम लोग प्रयोग करें, मतलब कि जो अपना आहार या आहार, मतलब साग का मतलब साग से और आहार का मतलब भोजन, मतलब जो व्यक्ति साग, साग क्या होता है दोस्तों? पेड़ पौधे की कोमल तना होती है और इसका प्रयोग हम लोग सब्जियों में करते हैं। तो शाकाहारी वे कहलाते हैं ना कि जो पेड़ पौधे की पत्तियां आदि का भोजन खाएं, उन्हें हम शाकाहारी बोलेंगे। याद रखिएगा, मांसाहारी उसे बोलेंगे ना, याद रखेंगे, जो मांसाहारी उसे बोलेंगे जो मांस खाएंगे। आप लोग शाकाहारी का बोलिएगा तो याद रखेंगे, हाथी देखे हैं दोस्तों, आप लोग खरगोश देखे हैं दोस्तों, आप लोग हिरण देखे हैं दोस्तों, गाय भैंस देखे हैं, सब शाकाहारी हैं। आप लोग देखते हैं, आप लोगों के गाँव घरों में मिलते भी होंगे। बात करिएगा मांसाहारी के बारे में, तो मांस, मांस का मतलब क्या होता है? यह अन्य जीव का शरीर का हिस्सा होता है, याद रखिएगा। तो जो मांस को अपना आहार बनाए उसे हम मांसाहारी बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया, शेर हो गया, आपका चीता हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? मांसाहारी हैं। अगर आप आगे आप लोग देखेंगे सर्वाहारी, सर्वा का मतलब सब और आहारी का मतलब भोजन, जो सब कुछ खाता है उसको हम सर्वाहारी बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो याद रखिएगा, बेस्ट एग्जाम्पल आपका मनुष्य है। मनुष्य सर्वाहारी में आता है, सब कुछ खाता है, याद रखिएगा। अगर आप बात करिएगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, आप लोगों ने देख लिया। यहीं पे अगर बात लगे हाथ, मैं आपको वो भी बता दूं, एक होता है उत्पादक और एक होता है आपका उपभोक्ता और एक होता है दोस्तों आपका अपघटक। बहुत ज़्यादा पूछता है, मैं कम समय में सबको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्पादक वे कहलाते हैं ना जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, याद रखिएगा प्यारे। उत्पादक क्या किसे कहिएगा? तो उत्पादक वे जीव जंतु, पेड़ पौधे, कुछ भी किसी को कह लो, उत्पादक वे कहलाएंगे प्यारे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। मतलब देखिएगा, जो पेड़ पौधे हैं ना, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, तो इसको आप लोग क्या बोलिएगा? उत्पादक बोलिएगा। उपभोक्ता किसे बोलिएगा? आप लोग देखते हैं ना, उपभोक्ता का मतलब होता है कस्टमर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कस्टमर। जैसे आप लोग देखेंगे किसी सिम का, आप लोग देखते हैं ना, जैसे कि जियो सिम हो गई आपका, जितने भी जियो हो गया, आपका वोडाफोन हो गया, बीएसएनएल हो गया, सभी सिम है। सभी सिम के क्या है दोस्तों? उपभोक्ता हैं या उनके कस्टमर है। तो उपभोक्ता क्या है? उत्पादक क्या है? तो यहाँ पे सिम है, सिम का जैसे कंपनी है जियो, वो क्या है दोस्तों? वह उत्पादक का काम कर रही है। और जो उसके कस्टमर है ना, वह क्या है दोस्तों? वह उपभोक्ता का काम कर रहे हैं। मतलब कि उत्पादक पेड़ पौधे हो गए और उनके खाने वाले लोग क्या हैं? तो उपभोक्ता हैं। जैसे कि आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी का सब लोग क्या आएगा? उपभोक्ता के अंदर आ जाएगा। याद रखिएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सब किसके अंतर्गत आएगा? तो उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। और अपघटक क्या होते हैं? इससे हम लोग पर्यावरण का सफाई कर्मी बोलते हैं। मतलब हो गया, देखिएगा, आपका पेड़ पौधे की पत्ती हो गई या आपका पेड़ पौधे हो गए, अगर वो भी जब नष्ट हो जाते हैं तब, या आपका जो उपभोक्ता हो गया वो भी नष्ट हो जाता है तब, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है जब ये अपने जीवन से खत्म हो जाते हैं, तो अपघटक जो होते हैं ना, इनके ऊपर लग जाते हैं और इनके ऊपर लगकर इनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे
होंगे, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, इनकी मोटी मोटी जो तनाएं होती है ना, इनके ऊपर मिट्टी लग जाती है, इनके ऊपर जो होते हैं कवक जीवाणु लग जाते हैं और इनको धीरे धीरे वो मिट्टी में मिला देते हैं। और जो पेड़ के अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। आप लोग पढ़े होंगे ना, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है प्यारे, तो स्थानांतरण होता है। और स्थानांतरण करने का मुख्य जो उपयोगी होता है ना, वो अपघटक होते हैं। ऊर्जा का क्या करते हैं दोस्तों, स्थानांतरण करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा एक पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, ये पेड़ हो गया, और पेड़ को किसने खाया, पेड़ को हिरण ने खा लिया। याद रखेंगे, हिरण ने खा लिया। हिरण को किसने खाया, शेर ने खा लिया। अब शेर को कौन खाएगा, शेर मरेगा तो इसको अपघटक जो होंगे वो मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में जब मिला देंगे पुनः यहाँ पे पेड़ पौधा जमेगा, और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो होता है ना, वो चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। याद रखेंगे, ये भारतीय क्या है दोस्तों, इस सदन है, दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछता है प्रश्न, एक है लोकसभा और एक है दोस्तों राज्यसभा। अब यहाँ से देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा जो अलग अलग प्रकार की सदन होती है, यहाँ पे बैठने वाले व्यक्ति, यहाँ पे भी जो बैठता है उसे हम लोग सांसद बोलते हैं, यहाँ पर भी जो बैठेंगे उनको हम लोग सांसद बोलेंगे। राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सांसद का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सांसद का चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो जनता के द्वारा चुनकर जानते हैं, और इनका चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और इनका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष, इनका कार्यकाल 30 वर्ष, इनका कार्यकाल 5 वर्ष, इनका कार्यकाल, इनका जो होता है लड़ने का उम्र वो 25 वर्ष। राइट बात आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, आपसे यही कहता है ना कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाए किसी बात को लेकर, तो राष्ट्रपति को लगता है कि अगर ये दोनों सदन के बीच मतभेद हो गया है तो राष्ट्रपति साहब जो होते हैं ना, वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को चिट्ठी लिख के और दोनों की संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। और बुलाने का काम कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। और याद रखेंगे, यहीं से एक प्रश्न और बनकर आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे इसकी क्या दोस्तों, तो अध्यक्षता करेंगे। आपको मैं एक प्रश्न और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो लोकसभा होता है ना, याद रखेंगे लोकसभा जो होता है ना, लोकसभा को कहीं कहीं ये भी पूछता है, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे निम्न सदन का नाम देते हैं, और इसे हम लोग उच्च सदन का नाम देते हैं। क्यों देते हैं, याद रखेंगे, लोकसभा कभी विघटित हो सकती है, याद रखेंगे, और राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन का नाम देते हैं, कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा। और लोकसभा जो होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अस्थायी सदन का नाम देते हैं। ये भी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है चीज़ें। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दूं, एक चीज़ और बता दूं, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, याद रखेंगे, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष के बारे में पूछेगा कौन होता है, तो याद रखेंगे ये जो होता है ना, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति। अगर पूछे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पूछे तो भी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र पूछे तो आप क्या बताइएगा, लोकसभा से अगर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं तो 25 वर्ष, और राज्यसभा से अगर वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो 30 वर्ष। आपको पता होनी चाहिए, राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है, 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल का भी कार्यकाल कितने दिन का होता है, 5 दिन का कर रहे हैं दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। ये बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को मिनी संविधान संशोधन के नाम से क्यों जाना जाता है। तो भारतीय संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे हम लोग बोलते हैं मिनी संविधान संशोधन। और याद रखेंगे, ये मिनी संविधान संशोधन के नाम से किसे हम जानते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था दोस्तों, तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। और इसी के फलस्वरूप याद रखेंगे, आपके 3 शब्द बहुत ज्यादा पूछता है कि धर्मनिरपेक्ष। याद रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष। और इसके बाद आपका एक है शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अखंडता, और एक और शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी। याद रखेंगे, समाजवादी। याद रखेंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इससे हम लोग मिनी संविधान संशोधन का भी नाम जानते
जानते हैं, इस तरह आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान को बनाने में आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ये भी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता के रूप में किसे हम जानते हैं, तो भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। किन्हें जानते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। और एक बात और याद रखेगा, पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, सदस्यों की संख्या 7 थी और इसी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आप ये भी बात याद रखेंगे। और याद रखेंगे, पूछता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी चीज याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का संविधान है, तो भारत का संविधान है। और किस देश का लिखित सबसे छोटा संविधान है, तो याद रखेंगे मोनाको का है। कहाँ का है दोस्तों, मोनाको का है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आपको एक बात और मैं बता रहा हूं, भारतीय संविधान से बहुत सी चीज़ें ये भी पूछता है कि जो मूल संविधान था, याद रखेंगे, जो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया है। अगर ऐसे पूछे तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो संविधान सभा द्वारा किया गया है। और याद रखेंगे, भारतीय संविधान का जो निर्माण का प्रारूप किसको जाता है या श्रेय किसको जाता है, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 को जाता है। याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, इसके कहने पर 1946, याद रखें, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के कहने पर संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। और इनके निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। ये भी चीज को आप लोग याद रखेंगे। और याद रखेंगे, भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है दोस्तों, भारत का है। और सबसे छोटा संविधान की बात करें तो मोनाको का है। और भारत का संविधान जो है वह कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। आपको मैं एक बात बता दूं, जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय आपका कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने आपके भाग थे, तो याद रखेंगे 395 अनुच्छेद थे, आपके 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और इस समय 8 अनुसूचियां जुड़कर बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूची हो गई हैं। और 22 भाग बढ़कर कितने हो गए दोस्तों, 25 भाग हो गए हैं। और 395 अनुच्छेद बढ़कर 448 अनुच्छेद हो गए हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा यहीं से प्रश्न पूछता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार की संख्या कितनी है आपसे पूछे तो 6 है। पहले कितनी थी, तो 7 थी। किस संविधान, कौन से अधिकार को संविधान से हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार जो है ना वो मूल अधिकार से हटा दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या बनाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को अब हम लोग याद रखेंगे, या जो संसद है इसने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और इसे अब क्या बनाया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों, तो इसे हम लोग कानूनी अधिकार का नाम दे दिए हैं। इस तरह आप चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। याद रखेंगे, बिहू आपको मैं बताता भी हूँ और असम की बहू प्रसिद्ध है, ऐसा आप लोगों के लिए शब्द एक मैं बहुत ज़्यादा लेकर आता हूँ। तो असम की बहू, और याद रखेंगे जो बिहू आपका लोक नृत्य है वह कहाँ पे होता है, तो वह असम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे असम में, तो बिहू है, बिहुआ है और नटपूजा असम का बहुत लोक नृत्य आपका प्रसिद्ध है। अगर बिहार की आप लोग बात करिएगा तो याद रखेंगे, बिहार में वैसे तो बहुत कुछ प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपको, मुझे तो उतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश में आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगर यूपी की बात करेंगे तो नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया और आपका कजरी, कजरी को तो आप लोग याद ही रखिएगा। इसके बाद आपका नौटंकी हो गया और इसके बाद आपका रासलीला हो गया, रासलीला। कहीं पे आपको नौटंकी ना लिख कर नाटक भी लिख सकता है, तो आप लोग इसको भी वैसे याद रखेंगे। अगर बात आगे और आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो आपको मिलेगा राजस्थान की अगर बात कर लीजिएगा तो राजस्थान में आपका बहुत घूमर है। क्या है दोस्तों, घूमर है। अगर यही झारखंड की बात करिएगा, झारखंड का लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, घूमर राजस्थान का हो गया, तो झारखंड का झूमर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, याद रखेंगे, झूमर हो गया। बहुत और भी हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध है उसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। पंजाब से बहुत ज़्यादा पूछता है, पंजाब का अगर प्रसिद्ध के बारे में बात करेंगे तो पंजाब का आपका भांगड़ा और गिद्धा याद रखेंगे। कहाँ पे दोस्तों, तो भांगड़ा और गिद्धा कहाँ पे होता है, तो पंजाब में होता है। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। अगर बात गुजरात की करेंगे तो गुजरात का भी आप लोग बहुत लोग देखे भी होंगे। गुजरात में गरबा और डांडिया,
क्या है दोस्तों, तो गरबा और डांडिया बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों, तो गुजरात का है। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा का निर्धारण किसके माध्यम से करते हैं, तो अम्लीय वर्षा या क्षारीय वर्षा, अम्ल या क्षार या जो भी कुछ है दोस्तों, याद रखेंगे अम्ल, क्षार और उदासीन ये विलयन के पैमाने होते हैं। और यह याद रखेंगे, यह जो होता है पीएच पैमाने से इसका निर्धारण किया जाता है। पीएच पैमाना किसने दिया था, तो सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों, तो सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था पीएच पैमाना। इसमें होता क्या है, इसमें होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे 0 से लेकर यहाँ पे 14 तक की संख्याएं होती है। और यहाँ पे ऐसे जो रेखा होती है, और यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे दोस्तों 7 होगा, और यहाँ पे आपका 14 होगा। तो याद रखेंगे 1 से 7 के बीच में अगर बिलियन का मान रहेगा तो वो बिलियन आपका अम्लीय कहलाएगा। और इधर 7 से लेकर 14 के बीच में रहेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। 7 से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, 7.12 ऐसे रहेगा। तब अगर केवल पीएच मान अगर 7 रह रहा है, पीएच मान अगर बिलियन का 7 रह रहा है तो बिलियन क्या कहलाएगा, तो बिलियन उदासीन कहलाएगा। ये बताने वाले जो हैं वो सारेंसन नामक वैज्ञानिक है। और अम्लीय वर्षा का निर्धारण जो होता है वो पीएच पैमाना से करते हैं। अगर किसी का पीएच मान, आपसे कह दूं कि किसी का अगर पीएच मान के ही बात बोला जाए दोस्तों, अगर किसी का पीएच मान 6.5 हो, याद रखेंगे, या 6.5 से लेकर 6.7 जो होता है ना, वह दूध का पीएच मान होता है। किसका होता है दोस्तों, दूध का, याद रखेंगे। तो यह विलयन कैसा कहलाएगा, तो यह विलयन अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अम्लीय कहलाएगा। अभी देखो अगर इसका विलयन पीएच मान में अगर दोस्तों बता दूं किसी का पीएच मान 2 है तो मतलब वह और खट्टा है। क्या दोस्तों, और खट्टा है, याद रखेंगे। अगर पीएच मान किसी का 6.5 या 6.7 है तो वह अम्लीय है, लेकिन आप उसका निर्धारण नहीं कर पाइएगा, आपका जीव निर्धारण इतना आसानी से नहीं कर पाएगी। इस तरह आप लोग को ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा पूछता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे आपको मैं और बता दूं, यहाँ से बहुत ज़्यादा एक प्रश्न आपका बनता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। इस तरीकों को आप लोग याद रखिएगा। और ये आपके होते हैं पीएच मान या पीएच पैमाने, याद रखेंगे। आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल वर्षा के जल को बोलते हैं, और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ये भी आप चीज़ों को याद रखिएगा। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। आगे देखते हैं, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो आपका वायुमंडल है ना, यह क्या है दोस्तों, आपका वायुमंडल है। वायुमंडल को आपका पृथ्वी के ऊपर का जो मंडल है जिसको आप लोग बोलते हैं वायुमंडल, और वायुमंडल को 5 परतों में बांट दिया जाता है। इसकी लंबाई, ऊंचाई, दूरी और आवश्यकता के अनुसार इसे हम विभक्त करते हैं। 5 मंडल हैं आपका, समताप मंडल, आपका क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, और एक और मंडल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बहिमंडल। बहिमंडल जो होता है सबसे ऊपर का होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे ऊपर का होता है। अगर यहाँ पे मैं लिख कर बताऊँ तो यहाँ पे देखिए ना, आपके लिए बहुत मजा आएगा। यहाँ पे बहिमंडल है, इसके बाद आपका क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर पर आता है आपका आयन मंडल, इसके बाद आपका आता है मध्य मंडल, और इसके बाद आपका आता है समताप मंडल, और इसके बाद आपका आता है क्षोभ मंडल। याद रखेंगे, क्षोभ मंडल। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, पृथ्वी के पास कौन सा मंडल है या कौन सा मंडल सबसे नीचे है, तो आपका क्षोभ मंडल। देख लीजिए, एक प्रश्न यहाँ से ही बनता है। सबसे ऊपर या सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो बहिमंडल बोलते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन गया। बीच के परत को क्या बोलते हैं, तो मध्य मंडल बोलते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बन गया। याद रखेंगे। अब देखते हैं क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो याद रखेंगे प्रश्न ये बनता है कि मौसमी घटनाएं कहाँ पे घटित होती हैं, तो मौसमी घटनाएं आपका क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ पे होती है दोस्तों, याद रखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल में घटित होती है क्या, आपकी मौसमी घटनाएं। आगे देखिएगा, प्रश्न ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आता है समताप मंडल। समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं, जहाज आदि उड़ने के लिए ये जो इसकी जो दशा होती है या आदर्श दशा पाई जाती है, यहाँ पे वायुमंडल उड़ सकते हैं, जहाज उड़ सकते हैं। याद रखते हैं, यहाँ पे जो होते हैं प्रदूषण नहीं होते, यहाँ पे बादल नहीं दिखने को आपको मिलते हैं। याद रखते हैं। तो यहाँ पे आपका वायुयान जो होते हैं वो उड़ते हैं। आप बातों को ध्यान रखिएगा। और यहीं से एक प्रश्न बनता है कि ओजोन परत जो होती है ना, ओजोन परत होती है जिसको O3 से दर्शाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। और जो ओजोन परत होती है ना, यह ऑक्सीजन की लेयर होती है, O3 की लेयर होती है। और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, जिसको अल्ट्रावायलेट किरण बोलते हैं, पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर नहीं रोकती, अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आती तो जब हमारे त्वचा पर, हमारे शरीर पर, हमारे हाथ पैर मुंह पर पड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे, इससे स्किन कैंसर
बीमारी जो होगी, स्क्रीन कैंसर एक बीमारी है जो जन्मेगी और जो हमारे शरीर को क्या करेंगे दोस्तों, प्रभावित करेगी। और यही है दोस्तों समताप मंडल का हिस्सा। आपसे पूछता है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे ओजोन जो परत है ना, याद रखेंगे ओजोन क्या है, तो परत है और इसकी मोटाई नापी जाती है। मोटाई को किस में नापते हैं, तो डाबसन इकाई में नापते हैं। एक प्रश्न यहां से और बनता है, ओजोन परत को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, तो ओजोन परत को प्रभावित करने का सबसे ज्यादा रूप जाता है सीएफसी, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। और घर के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रिज आदि होते हैं ना, उनसे निकलती है। यह ओजोन परत को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। याद रखेंगे यहाँ पे पूछता है कि मध्य मंडल, याद रखेंगे ठंडी परत कौन सी होती है, तो सबसे ठंडी परत मध्य मंडल को बोलते हैं। आगे देखेंगे आयल मंडल, इसमें होता है रेडियो तरंगे कहाँ पे चलती हैं, तो आयन मंडल में चलती हैं, जो कि टावर तरंगे हैं, ये इसमें चलती हैं। वायुमंडल में जो गैसों का घनत्व, याद रखेंगे इसमें जो होता है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसमें गैसी घनत्व आदि देखने को मिलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऊपरी परत को बोलते हैं वायुमंडल। ये तरीकों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में नापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। याद रखते हैं 70 से 80 डेसिबल जो होता है ना, ध्वनि होती है ना, इसको प्रदूषित ध्वनि के रूप में हम लोग जानते हैं। और याद रखेंगे जब आवश्यकता से अधिक ध्वनि होती है तो इससे चिड़चिड़ापन और आदि जैसी बीमारियां, नींद न आना, ये सब चीज़ें होती हैं। इस तरीकों को याद रखेंगे। इसका निर्धारण डेसिबल में किया जाता है। रिक्टर पैमाना आप लोगों को पता होना चाहिए। जो रिक्टर पैमाना होता है भूकंप मापने का पैमाना होता है, सिस्मोग्राफ से नापते हैं और रिक्टर पैमाने में नापते हैं। ये भूकंप मापने का पैमाना है। जो वोल्ट मीटर है, याद रखेंगे यह विभवांतर मापने का यंत्र होता है। क्या मापने का दोस्तों, विभवांतर मापने का। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा सेल्सियस जो होता है ना, याद रखेंगे ये तापमान मापने का पैमाना है। किस क्या मापने का प्यारे, याद रखेंगे तो ये तापमान मापने का पैमाना है। इस तरह आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा चीज़ें, ठीक ना। सेल्सियस क्या होता है, तो तापमान मापने का। वोल्ट मीटर जो होता है ना, यह एक यंत्र का नाम है जो क्या नापता है दोस्तों, यह जो होता है विभवांतर, विभव आदि को नापने का काम करता है। रिक्टर पैमाना क्या होता है, तो रिक्टर पैमाना जो होता है सिस्मोग्राफ से भूकंप नापते हैं, या इसको बोलते हैं भूकंप लेखमापी। और उसमें जो पैमाना होता है उसको हम रिक्टर पैमाना बोलते हैं। और डेसिबल जो होता है ना, ये ध्वनि प्रदूषण को मापने का इकाई है। डेसिबल में नापते हैं कितना डेसिबल की ध्वनि है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कांटेदार पौधे कहाँ पाए जाते हैं। आपको पौधे का एक बात ही बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियर ही करा देता हूँ। याद रखेंगे जो पौधे होते हैं ना, यह उगने की जो दशा होती है ना, ये वर्षा पर निर्भर करती है। किस पर, तो वर्षा पर। आपके यहाँ कैसा पौधा उगेगा, कितना अच्छा उगेगा या कौन सा पौधा नहीं उगेगा, ये सब किस पर निर्भर करते हैं, तो वर्षा पे। कम वर्षा होगी तो आपके यहाँ पौधे कैसे उगेंगे, अधिक वर्षा होगी तो आपके यहाँ पौधे कैसे उगेंगे। आपको जीवन भर जो आपके लाइफ टाइम वर्षा होगी, पूरे साल भर अच्छी वर्षा होगी तो आपके यहाँ पौधे कैसे उगेंगे। तो मतलब है दोस्तों, जो पौधे की उगने की दशा पाई जाती है वह किस पर निर्भर करती है, तो आपके वर्षा पर। एक बात तो आप यहाँ से ये चीज़ सीखिएगा। और आपको एक बात एक और सिखा दूं कि आपके यहाँ जो पौधे होते हैं ना, यह जो ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। कई बार ये प्रश्न बना है, तो आपको एक चीज़ आपको यहाँ से ये भी बता देता हूँ। जो आपके पौधे होते हैं ना, याद रखेंगे पौधे से हमें औषधि प्राप्त होती है, दवा प्राप्त होती है। औषधि एक चीज़ आप लोग ये देखिएगा, इससे लकड़ी प्राप्त होती है, इससे फर्नीचर प्राप्त होते हैं। एक चीज़ तो आप ये देखिए, देख लिए। एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, जो आपके पौधे होते हैं ना, वह आपको क्या देते हैं दोस्तों, ये आपको ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन याद रखें, जब पौधे भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है पौधे की, वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी मैं एक साल का पढ़ा हूँ, उसमें लिखा है दोस्तों कि कौन से पौधे भोजन बनाते हैं, तो केवल पेड़ पौधे, ये पौधे वो पौधे। और उसमें जो ऑप्शन सही था हरे पेड़ पौधे। जो पौधे हरे होते हैं ना, वह क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ये तरीका आप लोग याद रखेंगे। केवल हरे पौधे, सूख गए हैं वो पौधे भोजन नहीं बनाते हैं, तो आपको ध्यान ही देना होगा चीज़ें। आगे आपको मैं बता दूं, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, याद रखेंगे ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है ग्रीन मफलर के नाम से जानी जाती है। क्या जानी जाती है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मफलर। और ग्रीन मफलर जो होता है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, जो आपकी सड़क होते हैं ना, सड़क के किनारे लाइन बाई लाइन जो पेड़ लगाए जाते हैं ना, यह ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। ये भी बात को याद रखेंगे। एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात यहाँ से बता दे रहा हूँ, कांटेदार पौधे कहाँ पाए जाएंगे, आपको बता रहा हूँ। कोई भी पौधा कांटेदार नहीं होता। एक्चुअली सही बात जो है वो देखिएगा, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, अगर वो चपटी रहेंगी तो यही जो पेड़ की पौधी पत्तियां होती हैं, इस पर सूर्य का प्रकाश किरण पड़ता है और ये भोजन बनाती हैं।
आप लोग याद रखिएगा। और जब पेड़ की पौधीय पत्ती पर ये जो सूर्य की प्रकाश किरण पड़ती है तो यहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है यहाँ पे वाष्प के रूप में जल निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? जल निकलता है। तो पेड़ की पौधे की पत्तियां जहाँ पे पानी कम मिलता है, जहाँ पे जल की मात्रा बहुत कम होती है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से बचने के लिए इनकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। याद रखिएगा, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसी प्रकार जो पत्तियां होती हैं वह पत्तियां आप फैलादार ना होके अब वो कांटे का रूप धारण कर लेती है। क्यों करती हैं? क्योंकि जब वे चपटी पत्तियां आपका एक सिकुड़ जाएंगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी और कम भी जल में अपना भोजन बना लेंगी। याद रखेंगे, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके भोजन निर्माण में सबसे अग्रणी भूमिका आपका प्रकाश की किरणें और साथ में जल निभाते हैं। याद रखेंगे, जब जल ही नहीं रहेगा तो वह भोजन नहीं बनाएंगे और वो मुरझा जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मुरझा जाते हैं। तो याद रखेंगे, कांटेदार पौधे कहाँ पाए जाएंगे? तो जहाँ पे आपका क्या होगा, तो जहाँ पे आपका जल बहुत कम पाया जाएगा, और राजस्थान में कांटेदार वृक्ष पाए जाएंगे। जैसे बबुल हो गया, आपका नागफनी हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? कांटेदार वृक्ष होते हैं। ठीक ना। और जो सदाबहार वन होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए, जो सदाबहार वन होते हैं ना वहाँ पे वर्षा बहुत तगड़ी होती है। जहाँ पे वर्षा आपका 200 सेंटीमीटर से लेकर आपका 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसको हम लोग सदाबहार वन बोलते हैं। भारत के पूर्वी इलाकों में आप लोग देखेंगे सदाबहार वन आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है चीज़ें, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, परम तापमान पैमाना कौन सा होता है। याद रखेंगे, जो तापमान के पैमाने होते हैं आपको बता दें, ताप मापने के पैमाने हैं, इसी को बोलते हैं तापमापन। याद रखेंगे दोस्तों, तापमान जो मापने के पैमाने होते हैं इसी को तापमापन बोलते हैं। याद रखेंगे, मापने के पैमाने, याद रखेंगे पैमाने दोस्तों। एक आपका होता है, याद रखेंगे, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है आपका फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन और एक होता है र्यूमर। आप लोग बुकों में बहुत कम देखेंगे, अब तो कोई भी बुक में आ ही नहीं रहा है र्यूमर के बारे में, लेकिन मैं सबको बता रहा हूँ। आप देखिएगा होता क्या है एक्चुअली, कि जो डिग्री सेल्सियस होता है ना, इसमें जो हिमांक बिंदु एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हिमांक बिंदु। हिमांक का मतलब ठंडा वाला पॉइंट से है। और जो एक होता है भाप बिंदु, क्या होता है दोस्तों? भाप बिंदु मतलब जो अंतिम पॉइंट से है या जो गर्माहट वाले पॉइंट से है। भाप का मतलब गर्म से है और हिमांक का हिम का मतलब ठंडा से, ऐसे देखिएगा। तो सेल्सियस में जो हिमांक बिंदु होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आप बोलिएगा यह हिमांक बिंदु है। सेल्सियस का हिमांक बिंदु कितना होता है? प्रश्न ये बन सकता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। भाप बिंदु कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे। आगे देखिएगा, अगर फ़ारेनहाइट की बात आपसे कोई पूछे तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो याद रखेंगे, जो हिमांक बिंदु होता है वह 32 फ़ारेनहाइट होता है, और जो भाप बिंदु होता है वह 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन की बात करिएगा तो जो हिमांक बिंदु होता है ना वह कितना होता है? 273 केल्विन होता है, और जो आपका भाप बिंदु होता है वह 373 केल्विन होता है दोस्तों। और र्यूमर में देखिएगा, ये जो जो हिमांक बिंदु होता है वह 0 र्यूमर होता है, और जो भाप बिंदु होता है ना वो 80 र्यूमर होता है। ये पैमाने जो होते हैं ना एक दूसरे के एक्चुअली मान के बराबर ही होते हैं। याद रखेंगे, जो तापमान आप 0 डिग्री सेल्सियस में नापिएगा वही तापमान आप फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट में पाइएगा, और वही तापमान आप लोग केल्विन में जाएगा तो 273 केल्विन में आपको मिलेगा। याद रखिएगा। तो ये प्रश्न ये बनाया कि परम तापमान पैमाना क्या होता है, तो केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को क्या बोलते हैं? तो केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम तापमान पैमाना बोलते हैं। और यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि जो सेल्सियस में मापा गया ताप होता है ना, याद रखेंगे, जो सेल्सियस में मापा गया ताप होता है ना, अगर देखिएगा दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए अगर दे दिया 5 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप इसको क्या किस में बदलिएगा दोस्तों? इसको परम ताप में बदलिए, परम तापमान में बदलिए। और परम तापमान क्या होता है? तो केल्विन पैमाने में मापे गए तापमान को बोलते हैं। तो याद रखेंगे, सेल्सियस पैमाने को अगर परम तापमान में बदलना है तो उसमें हम 273 जोड़ देते हैं। तो याद रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में मापे गए तापमान में 273 जोड़ने पर यह आता है परम तापमान पैमाना में। इस तरीके को आप लोग याद रखेंगे। आपको मैं एक बात और बता दे रहा हूं, जो आपका मनुष्य का तापमान नापा जाता है वह कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या आपका 310 केल्विन। याद रखें, केल्विन में मापिएगा तो इतना, फ़ारेनहाइट में मापिएगा तो इतना, और इसके बाद डिग्री सेल्सियस में मापिएगा तो इतना आपको मिलेगा। ठीक ना। आपको एक बात और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो मेरे पढ़ने के वाले लोग होंगे, यहाँ से केवल आपका यूपी टेट की तैयारी ना हो दोस्तों, यहाँ से सुपर टेट की तैयारी हो, अन्य कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी हो, और आपका नॉलेज भी बढ़े, इस दृष्टि से मैं पढ़ा रहा हूँ। और याद रखेंगे, एक प्रश्न आपका बहुत अच्छा बनता है C/5,
बराबर F-32/9 और बराबर K- 273/5 एक सूत्र होता है जो सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस आदि में बदलने का इस सूत्र होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, आपको पता है कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके स्थल मंडल अर्थात पृथ्वी पर पाए जाते हैं। वायुमंडल में तो पाए ही नहीं जाएंगे, प्रकाश मंडल की बात तो होगा नहीं दोस्तों, जल मंडल में पाए जाते हैं, इनको जली पेड़ पौधा बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा की बात बोला है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग चले जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत शाखा मिलकर बनाती है, तो क्या बनाती है आपको पता है ना कि जब आपस में पारिस्थितिकी तंत्र की श्रृंखला आपस में जुड़ती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम खाद्य जाल बोलते हैं। याद रखेंगे, खाद्य श्रृंखला नहीं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो यह 5 जून। याद रखेंगे 5 जून, याद रखेंगे कब से मनाया जा रहा है। 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पहली बार घोषित किया गया था या मनाया गया था। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 1973 से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। आपको मैं बता दूं, पर्यावरण में एक चीज़ है जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। बहुत ज़्यादा पूछता है। एक बात और याद रखेंगे, आपका वन्य जीव दिवस, वन्य दिवस, वन रोपाई दिवस या ऐसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे पौधे लगाने संबंधित है। तो यह कब मनाया जाता है, यह जुलाई में मनाया जाता है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इस समय जो दोस्तों याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो क्या लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, या पौधारोपण दिवस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछता है कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 22 अप्रैल को, इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं, 22 अप्रैल को बहुत ज़्यादा आपसे पूछता है कि विश्व पृथ्वी दिवस। क्या दोस्तों, तो विश्व पृथ्वी दिवस के दिन इसको हम लोग मना लेते हैं। और याद रखिएगा मई, अप्रैल के बाद आपका आता है क्या, मई। क्या आता है दोस्तों, मई आता है। और जैव विविधता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। याद रखेंगे, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीकों को, दिनों को आप लोग कवर करते रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग किसके उत्सर्जन के कारण होती है, आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन के कारण होती है ग्लोबल वार्मिंग, नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, होती है। आपका मीथेन के कारण भी होती है, नाइट्रोजन कारण नहीं होती है। इसका बी और सी दोनों सही हो जाएगा। इस तरीका को आप ध्यान रखेंगे। या जो है आपका टाइपिंग समय मिस्टेक हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे देख रहा हूँ तो आपको मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी आपको मेथेन C4 भी मिलेगा आपको। आप लोग आगे देखेगा, आपका N2O भी मिलेगा आपको। याद रखेंगे CFC भी मिलेगा। ये जो 4 गैसें हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला है, इनमें से कौन सा तत्व पेयजल में मौजूद है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। फ्लोराइड, आर्सेनिक, लेड और पारा, आपको पता होना चाहिए। तो क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, या जो है तो दोस्तों आर्सेनिक है। और आर्सेनिक काफ़ी एक तत्व होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ये तत्व होता है और इसके सेवन से बहुत हानिकारक चीज़ होता है दोस्तों। यह जो होता है ना, ब्लड के सर्कुलेशन को भी रोकता है या प्रभावित करता है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर पारा आया है Hg, तो यह जो याद रखेंगे, जो फैक्ट्रियों से डायरेक्ट कचरा, जो किसी फैक्ट्री की बात करेंगे दोस्तों, फैक्ट्री से डायरेक्ट कचरा जो किसी नली में, नाला में या किसी आपके नदी में, तालाब में बहता है, और उसकी जब मछली आप लोग खाएंगे ना, तो याद रखेंगे जिस मछली में पारा की अधिकता होती है, Hg की अधिकता होती है, उस मछली को खाने से मीनमाता रोग होता है। याद रखेंगे, मीनमाता या मीनमाटा इसको बोलते हैं, ये रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को अंतः विषयक विषय क्यों माना जाता है। याद रखेंगे, जो ईवीएस होता है वह प्राथमिक स्तर पर अंतः विषयक विषय क्यों माना जाता है, इसको देखेंगे। यह पेडागोजी से संबंधित है। यह केवल भौतिक भूगोल पर केंद्रित है, भौतिक भूगोल पर, केवल भौतिक भूगोल पर है दोस्तों, नहीं। अगर भौतिक भूगोल पर है तो बात सही है, लेकिन केवल भौतिक भूगोल पर नहीं। यह विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण जागरूकता को ज्ञान से जोड़ता है, बिल्कुल बात सही है। आगे देखते हैं, यह विभिन्न विषयों से तथ्यों को रटने को प्रभावित करता है, नहीं, कभी रटने को प्रोत्साहित तो नहीं करता है दोस्तों, इसलिए गलत हो जाएगा। यह विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषयों को स्पष्ट रूप से अलग करता है। याद रखेंगे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि यह जो होता है विज्ञान और सामाजिक के विषयों को स्पष्ट रूप से अलग करे, नहीं। यह दोस्तों क्या होता है, जो यह विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण जागरूकता को एकजुटता में जोड़ के और लोगों को सिखाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जैसा ऑप्शन
कोई नहीं है। आगे देखिएगा 18 नंबर की बात करिएगा। 18 नंबर कह रहा है कि ईबीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वीकार करना, कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रण करना के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करना है। यह किस समस्या का समाधान करने में मदद करता है, आपको पता होना चाहिए। और देखिएगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या क्या है कि अस्वीकार करना एक पॉइंट है, कि अस्वीकार करना एक पॉइंट है, कि कम करना, और एक पॉइंट है कि पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रण करना। मतलब कि कौन ऐसा चीज़ है कि आप उसका प्रयोग कम करिए या अस्वीकार किए, मतलब उसका नत करिए या ना के बराबर करिए, या करिए तो कम करिए, और कम करिए, और या तो उसका पुनः प्रयोग आप करने में उसका यूज करिए। उसको ऐसा नहीं कि आप यूज करके उसको फेंक दीजिए। तो ये क्या है दोस्तों, आपका वायु प्रदूषण होगा, कि आपका जल प्रदूषण होगा, कि आपका अपशिष्ट प्रबंधन होगा, कि ध्वनि प्रदूषण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन से, जो अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब होता है जो कूड़ा कचरा होता है, यह आपके वायुमंडल को या आपके पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो इससे बचने के लिए आपके जो भी अपशिष्ट है ना दोस्तों, इसका आप लोग अपने जीवन में अस्वीकार करिए। अगर कर भी रहे हैं तो इसका प्रयोग आप कम करिए। कर भी रहे हैं, और याद रखेंगे अगर कम कर नहीं भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप यूज कर भी ले रहे हैं, तो इसी एक ही चीज़ का आप लोग बार बार उपयोग करें। जैसे आप लोग पॉलीथीन देखते हैं ना दोस्तों, पॉलीथीन का प्रयोग आप लोग बाजार से, मार्केट से सामान को लाने में करते हैं। और याद रखेंगे यह जो आप घर लाते हैं तो पुनः जब आप बाजार जाते हैं तो पुनः दूसरी पॉलीथीन लाते हैं। और पॉलीथीन आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक है, आपके पर्यावरण को बहुत प्रदूषित और दूषित करती है। और प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है, याद रखेंगे इसका क्षय जल्दी नहीं होता है, और यह अपने वायुमंडल को बहुत प्रदूषित करता है या प्रभावित करता है। तो इसलिए ये चीज़ें कहा गया है कि अगर आप उसका प्रयोग कर भी रहे हैं ना, तो उस कचरे का पुनः आप लोग रिसाइकिल करिए, पुनः प्रयोग करिए, उसका चक्रण करिए। राइट बात। तो अपशिष्ट प्रबंधन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। अगर विश्व की फेफड़े की बात करेंगे तो जो आपका अमेजन वर्षा वन होता है ना, याद रखेंगे इन्हीं को हम विश्व का फेफड़ा की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे इकोलॉजी, जिसको हिंदी में परिस्थितिकी शब्द बोलते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो याद रखेंगे अगर सबसे पहले की बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे अर्नेस्ट हेक्ले ने किया था। याद रखेंगे 1866 में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अर्नेस्ट हेक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक के रूप में कार्य करता है, यही बताना है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए ना कि जो अपघटक होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं कि वायुमंडल का क्या है दोस्तों, वायुमंडल के ये सफाई कर्मी इनको बोलते हैं। कवक और बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो अपघटक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे गाय क्या है तो शाकाहारी है, शेर क्या है तो मांसाहारी है, और मनुष्य क्या है तो सर्वाहारी है। आगे देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति क्या विकसित करना है। तो याद रखेंगे जो पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह छात्रों में केवल ज्ञान का उद्देश्य कराना है नहीं, केवल जागरूकता फैलाना नहीं, केवल अवलोकन करना नहीं, दृष्टिकोण और सराहना देना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल शब्द आ जाए ना तो गलत है दोस्तों, केवल आप एक ही चीज को डिनोट नहीं कर सकते हैं। मतलब देखिएगा पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति आप लोग सब कुछ विकसित करेंगे, ज्ञान भी, जागरूकता भी, उसका अवलोकन भी करेंगे, उसके राय विचार को भी जानेंगे, सब चीज होगा। राइट बात। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, पत्तियों के हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किसके कारण होती है। तो याद रखेंगे जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं या हरा रंग उसका होता है वह ग्लूकोज के कारण होता है, कि नाइट्रोजन, की क्लोरोफिल, की ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है वो हरी भरी होती है, और जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनकी हरी भरी पत्तियां ही भोजन बनाती है। आपको एक सूत्र बता दे रहा हूं, इसी सूत्र के थ्रू क्या होता है दोस्तों, पेड़ पौधे आपके भोजन बनाते हैं। 6CO2 और प्लस के 6H2O, और गिव्स दैट आपका क्या बनता है, C6H12O6 और प्लस के 6O2 और 6O2 जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे 6O2, यही जो 6O2 है ना, ये आपका क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है। और ये क्या है दोस्तों, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है, अर्थात इसकी यह क्या है, पेड़ पौधे का भोजन हो गया। जब पेड़ पौधा का, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए इसका प्रयोग कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और H2 अर्थात जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करके पेड़ पौधा क्या बना रहा है दोस्तों, भोजन बना रहा है। कहाँ से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ले रहा है। और गिव्स दैट आपका C6H12O6 अर्थात क्या बना रहा है दोस्तों, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र हो गया। और यहाँ पे 6O2 मतलब ऑक्सीजन भी निर्मुक्त कर रहा है। मतलब जब भोजन
बनाता है तो ऑक्सीजन गैस क्या करता है दोस्तों, निकालता है, छोड़ता है। राइट बात। आगे देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? याद रखेंगे कौन सा संघ समर्पित है, याद रखेंगे WW फॉर नेचर, याद रखेंगे WWF फॉर नेचर। यह भी दोस्तों है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, यह दोस्तों आप लोगों के जितने भी जीव होते हैं वन में निवास करते हैं इनका खाका लेखा जोखा रखता है, ये भी बात सही है। राष्ट्रीय वन्य जीवन योजना, ये भी दोस्तों यह वन्य जीव के संरक्षण से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए जो IUCN से निम्न पुस्तक तैयार की थी, और उस पुस्तक का नाम क्या है? श्वेत डाटा बुक है कि रेड डाटा बुक है कि नील डाटा बुक है? आपको पता है रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक जो होता है ना, जो आपके जीव जंतु होते हैं ना, जो आपके संकटग्रस्त पेड़ पौधे होते हैं, जो जंतुएं होती हैं, जो कि विलुप्त के कगार पर है, उनका हम रेड डाटा बुक में क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम रेड डाटा बुक में लिखते हैं, और इसके उत्थान के लिए, इसके बचाव के लिए हम तरह तरह की सरकारें द्वारा योजनाएं चलाई जाती है। तो रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक किससे है? तो ग्रस्त प्रजातियां जो कि उससे भी किसी बीमारी से जूझ रही हों या विलुप्ति के कगार पर क्यों जा रही हैं, तो उसके लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाकर उनको बचाने के लिए रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। रेड मतलब लाल होता है, डाटा बुक मतलब डाटा का मतलब होता है अवलोकन करने की बुक। याद रखें, रेड क्या है? खतरे का निशानी है। आप लोग ऐसे याद रख लेंगे कि रेड क्या है प्यारे, तो रेड आपका खतरे की निशानी, मतलब कि खतरा किसके लिए है दोस्तों? पेड़ पौधे के लिए, जीव जंतुओं के लिए। और उनका हम नाम लिख देंगे उस बुक में, और उस बुक में जब नाम लिखा जाएगा तो उसके उत्थान के लिए, बचाव के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाएगी। आगे देखते हैं कि जो शांति घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? आपको पता होना चाहिए जो केरल में है। शांति घाटी कहाँ पे है दोस्तों? तो केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। याद रखेंगे चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो कौन है? चिपको आंदोलन आपका कब से स्टार्ट हुआ? तो 1973 में। कहाँ से दोस्तों? तो उत्तराखंड। आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड पेड़ को कटने से बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। उत्तराखंड का जो आपका चमोली जिला, याद रखेंगे चमोली जिला, और इसका गांव है जिसको हम लोग रेड़ी या रेनी के नाम से जानते हैं। कहीं रेनी भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं रेडी भी लिखा हुआ मिलेगा। आपको एक बात और बता रहे हैं, यह जो होता है पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए, पेड़ संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के देखरेख में आंदोलन चला था। अपिको आंदोलन यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। ये भी याद रखेंगे, अपिको आंदोलन कहाँ से? तो कर्नाटक से। पेड़ को कटने से बचाने के लिए, पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए अपिको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसके जो प्रणेता हैं वह पांडुरंग हेगड़े हैं। कौन है दोस्तों? ये भी याद रखेंगे। तो पांडुरंग हेगड़े कौन है? पांडुरंग हेगड़े जी आप लोग याद रखेंगे। ये जो थे, ये सुंदरलाल बहुगुणा, आप लोग इनको याद ही रखेंगे, पर्यावरणविद के नाम से इनको हम जानते हैं। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो याद रखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह 1973 में लागू हुआ था। और याद रखेंगे बाघ की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। सर्वप्रथम बाघों को सुरक्षा दिया गया था इसके मतलब इसको सपोज दैट अपन वो करेंगे, इसके थ्रू 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा बाघों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सरीसृप के अंतर्गत आते हैं? जो पौधे रेंगते हैं, जो जंतु या जीव जो होता है रेंग कर चलते हैं ना, रेंगने वाले जीव जंतु को क्या बोलते हैं? सरीसृप का नाम दे देते हैं, सरीसृप का। तो आपका फर्न है कि आपका वेल है कि आपका अमीबा है, आपका कछुआ है? कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है। कछुआ हो गया। आप लोग देखते हैं सांप भी होता है, रेंग कर चलता है। आपका और एक होता है जिसको बोलते हैं छिपकली। छिपकली भी सरीसृप के अंतर्गत आएगा। और भी दोस्तों ध्यान रखें ना, मगरमच्छ भी होता है, सरीसृप के अंतर्गत ही आता है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी, याद रखें पक्षियों नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? राष्ट्रीय पक्षी के नाम से किसे जानते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपको पता होना चाहिए मोर है। क्या है दोस्तों? मोर है। उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो आप बताइएगा साइरस है। इस तरह आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगर याद रखेंगे, भारत में बहुत सी चीज़ें पूछ सकता है। राष्ट्रगान की बात करें तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, 52 सेकंड में पढ़ा जाता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगर नदी की बात करेगा तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी या पवित्र नदी के नाम से जानते हैं। चिन्ह की बात करेगा तो जो चिन्ह है दोस्तों अशोक स्तंभ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर खेल की बात करेगा तो आप लोग बताइएगा हॉकी जो है वह खेल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर याद रखेंगे राष्ट्रीय झंडा की बात करेगा तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? तिरंगा की बात याद रखेंगे। तिरंगा जो है राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया है। आगे याद रखेंगे, अगर मिठाई की बात पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा? जलेबी कह सकते हैं। अगर याद रखेंगे फल, राष्ट्रीय फल के बारे में बात करेगा तो आप लोग किसको बोलेंगे? आम को बोल देंगे। अगर राष्ट्रीय फूल के बारे में बात करेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा? कमल को बोलिएगा। सब चीज़ों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आपको बताना है
देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता होती है कि शर्करा का, सूर्य के प्रकाश व जल का। आप लोग सबको ध्यान से देखेंगे, आपको मिलेगा, देखिए ना यहाँ पे मिला है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, आपका शर्करा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है, जल का होता है, सूर्य प्रकाश व पर्णहरित। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं इसी के फलस्वरूप अपना भोजन का निर्माण करती हैं। कि राजस्थान के किस समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखेंगे। आप लोग राजस्थान में देखे होंगे और याद रखेंगे, मीणा है कि गुर्जर है कि सहारिया है कि बिश्नोई। बिश्नोई लोग हिरण का, जो काला हिरण का, वहाँ पे दोस्तों क्या किया गया था, एक आपके महान स्टार के नाम से जाने जाते हैं सलमान खान ने उस हिरण का शिकार कर दिया गया था। तो जो बिश्नोई लोग हैं, वहाँ के लोग हैं जो राजस्थान में निवास करते हैं, उनका यह एक धार्मिक रूप से एक पूजा पाठ का एक स्थल या जगह या रूप बन गया है और इसके कारण अभी तक यह झगड़ा चलता है बिश्नोई और सलमान खान के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घातक के अंतर्गत आता है? जैविक, अजैविक। अजैविक मतलब जिसमें जीवन ना पाया जाता हो। तो जंतु क्या है? जंतु तो आपका जैविक हो गया, जीवाणु जैविक हो गया, पादप जैविक हो गया, तो ये आपका अजैविक यही होगा, वायु। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊन प्राप्त होता है, ऊन किससे प्राप्त होता है? याद रखते हैं, गाय से कि बकरी से, भेड़ से, भेड़ के बालों से, ऊँट हाथी खरगोश के बालों से, ऊँट भेड़ और शेर के बालों से, भेड़ ऊँट और याक से। जब आप सबको देखेंगे ना तो आपको मिलेगा ना, यहाँ पे देखिए भेड़ से भी प्राप्त होता है, ऊँट से भी और याक से भी, जो ऊन प्राप्त करने का हम लोग काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण के अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? याद रखते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है कि आवश्यकता का सिद्धांत है कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है कि उपरोक्त सभी है? तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम, अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। क्या होता है दोस्तों? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अगर आपसे कहीं भी ये बात पूछे ना कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत उपयोगिता का सिद्धांत है, सही बात है, आवश्यकता का सिद्धांत है, सही बात है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चले जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है? आपको बता दिए, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। आपको ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, यही होती है दोस्तों, याद रखेंगे। आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होती है दोस्तों, याद रखेंगे। और आपका CFC गैस होती है, ये भी होती है। आपका मेथेन गैस जो होती है, जो ये भी होती है। चलिए आगे ले चलते हैं। बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो बागवानी होता है ना, एक तो ये पॉइंट आप लोग याद ही रखिए, जूट उत्पादन के लिए या कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है? तो याद रखते हैं काली मिट्टी। कई बार ये प्रश्न बना है, काली मिट्टी। और याद रखें, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है। यह जो होती है फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है, याद रखेंगे। एक बात और आपको बता दे रहे हैं, बागवानी के लिए किस प्रकार की उर्वरक आवश्यकता होती है? तो जो होती है ना, वर्मी कंपोस्ट होती है। क्या होती है दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट, याद रखेंगे। वर्मी कंपोस्ट जो होती है ना, बागवानी उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट होती है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।